150 नौकर वाला संगमरमर का ससुराल। आग आग आग, बचाओ बचाओ। हे भगवान, सभी लोग बाहर निकलो, कहीं लोग आग में फंसे तो नहीं रह गए। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ रह गई? डॉक्टर साहब तो बाहर दिख ही नहीं रहे। अरे कहीं डॉक्टर साहब अंदर आग में फंसे हुए तो नहीं है? अरे कोई देखो, बचाओ उन्हें। अरे सब जल्दी जल्दी पानी लेकर आओ, पानी डालो। देखो शायद डॉक्टर साहब अंदर ही आग में फंस गए हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरे गांव के लिए शामत आ जाएगी। हे भगवान, डॉक्टर साहब बहुत ही नेक आदमी है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें आग से बाहर निकालना होगा। चंद्रपुर गांव में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और संगमरमर के व्यापारी सिंघानिया जी के बेटे डॉक्टर हिमेश ने एक मेडिकल कैंप लगाया था, जिसमें काव्या एक स्वयं सेविका थी। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से मेडिकल कैंप में अचानक आग लग गई थी और सभी को बचाने के चक्कर में डॉक्टर हिमेश खुद मेडिकल कैंप में फंस गए थे। मैं डॉक्टर हिमेश को देख कर आती हूँ, वो इतने नेक आदमी है, हमें उन्हें बचाना होगा। अरे कोई रोको काव्या बिटिया को। बेटा रुक जा, आग में जल जाएगी। अरे आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गांव के सभी लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काव्या डॉक्टर हिमेश को बचाने के लिए मेडिकल कैंप के अंदर आग में घुस जाती है। सरपंच जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काव्या हिमेश के पास पहुंच जाती है। अरे राम, हे भगवान, आग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर हिमेश कहाँ हैं आप? हे भगवान, ये तो बेहोश हो गए, मुझे इन्हें बाहर निकालना होगा। मेडिकल कैंप के अंदर डॉक्टर हिमेश बेहोश पड़े होते हैं। काव्या जैसे तैसे उन्हें होश में लाती है और काला कंबल उड़ाकर उन्हें बाहर निकालती है। अरे काव्या बिटिया, तू ठीक तो है? अरे लाओ लाओ लाओ, जल्दी से खाट लेकर आओ। अरे डॉक्टर साहब बेहोश हैं, इन्हें होश में लाना होगा। इन्हें खाट पर लेटाओ जल्दी से। कोई पानी लेकर आओ जल्दी, धुएं की वजह से सब बेहोश हो रहे हैं। अरे वाह काव्या बिटिया, तू तो बहुत समझदार है, बहादुर है। आखिरकार तूने डॉक्टर साहब को बचा ही लिया। देखा सरपंच जी, हमारी काव्या बिटिया कितनी समझदार और बहादुर है। काव्या आग में जाकर जैसे तैसे डॉक्टर हिमेश को बचा लेती है और डॉक्टर हिमेश को होश भी आ जाता है। इसके बाद गांव के सभी लोग काव्या की तारीफ करते हैं। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आज तुम मुझे आग से न बचाती तो न जाने क्या ही होता। तुम तो सच में मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। कैंप में भी तुमने कई लोगों की काफी मदद की, उसके लिए भी तुम्हारा धन्यवाद। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं एक स्वयं सेविका के नाते कैंप में बस अपना फर्ज निभा रही थी। आपको आराम की जरूरत है, अब आपको चलना चाहिए। हिमेश से ऐसा कहकर काव्या और लोगों की मदद करने के लिए वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद हिमेश सरपंच जी से पूछता है, सरपंच जी कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है और कैसी है? अरे बेटवा, ये हमारे गांव की ही बच्ची काव्या है। बेचारी अनाथ है, बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इनकी दादी भी गुजर गई। बहुत ही नेक दिल की बच्ची है, सबकी मदद करती है। पता नहीं भगवान इसके साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है। मैं जिसे ढूंढ रहा था वो यही है। मुझे ही लड़की पसंद बहुत है। मुझे घर जाकर मम्मी पापा से बात करनी होगी। अपने मन में कुछ सोचकर हिमेश कैंप से वापस अपने घर लौटता है। सिंघानिया हाउस संगमरमर का 5 मंजिला चमचमाता हुआ सफेद मार्बल का आलीशान बंगला, जहां पर उसके माता पिता हॉल के बीचों बीच चमकदार सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहे हैं। मम्मी पापा, मैं आ गया। बेटा, हमने न्यूज में देखा कि कैंप में आग लग गई थी। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन तभी हमारी ड्राइवर ने बताया कि एक लड़की ने तुम्हें बचा लिया है। तब जाकर हमें सुकून मिला। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, कितनी बार कहा है कि अपने पापा का बिजनेस संभालो, लेकिन ये डॉक्टरी का भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा हुआ है। जब देखो अपनी जान खतरे में डालती रहती हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, कभी सोचा है? अरे माँ, डोंट वरी, आप बेफिजूल में हमारी इतनी चिंता करती हो। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक लग रहे हैं भैया। क्या हुआ, कोई गड़बड़ तो नहीं कराए? गुड़िया की बच्ची ज्यादा ही बड़ी हो गई है। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये छेड़खानी बाद में करना। हिमेश, तुम थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। माँ रुको, मैं खाना खाकर आया हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या हुआ हिमेश बेटा, ज्यादा ही सीरियस लग रहे हो। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना? नहीं पापा, मैं जब कैंप में था ना तो मुझे एक लड़की ने आग से बचाया। सच बताऊं तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। आप मेरे लिए वैसे भी लड़की देख रहे थे तो मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? ऐसे एक बार तुमने किसी लड़की को कैसे परख लिया? आखिर कौन है वो लड़की, कहाँ से आई है, किस खानदान से रिश्ता रखती है, कैसी दिखती है, और क्या वो हमारे इस 150 नौकरों वाले संगमरमर के आलीशान ससुराल को संभाल भी पाएगी या नहीं? माँ, वो लड़की चंद्रपुर गांव की ही है। अनाथ है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है।
कैंप के दौरान उसने सभी लोगों की बहुत मदद की। अपनी जान की चिंता किए बिना उसने आग में से लोगों को निकाला और आज तुम्हारे बेटे की जान भी उसी लड़की की वजह से बची है। लेकिन कोई भी अनाथ लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? क्या वो लड़की हमारे घर के संस्कार समझ पाएगी? हमारे घर की प्रतिष्ठा, हमारे घर का अनुशासन निभा पाएगी? और इन 150 नौकरों वाले आलीशान ससुराल में एडजस्ट हो पाएगी? बेटा, कहीं तुम जल्दबाजी में कोई फैसला तो नहीं ले रही है? नहीं पिताजी, मुझे इंसानों की परख है और मुझे लगता है कि हमारे इस आलीशान संगमरमर के महल जैसे घर के लिए काव्या ही परफेक्ट है। ये तुम फैसला कैसे ले सकते हो? अभी हम जिंदा हैं। करुणा, तुम शांत हो जाओ। जरूरी नहीं है कोई अमीर लड़की ही हमारे 150 नौकरों वाले घर को संभालेगी। अमीर घर की एक बहू लाकर तुम पहले से देख चुकी हो। हमारी बड़ी बहू हिमांशी कितनी घमंडी, लालची और आलसी है, ये तुम जानती ही हो। तो क्यों ना इस बार हिमेश की पसंद पर भरोसा किया जाए। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। हिमेश, तुम कल ही चंद्रपुर गांव जाना और काव्या को शादी के लिए पूछना। अगर वो हाँ करती है तो उसे हमसे मिलवाने के लिए लाना। हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे और मुझे अब इसके आगे किसी से कुछ नहीं सुनना। ये मेरा आखिरी फैसला है। सिंघानिया जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और बेमन से करुणा जी को उनका फैसला मानना पड़ता है। हिमेश खुश हो जाता है और अगले ही दिन वापस चंद्रपुर गांव के लिए निकल जाता है। चंद्रपुर गांव पहुंचकर वो सबसे पहले काव्या के घर जाता है और काव्या के पास जाकर, काव्या, सबसे पहले तो तुम्हारा धन्यवाद। तुमने उस दिन मुझे मरने से बचाया और आप जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हें हैरानी जरूर होगी, लेकिन मैं अपने सच्चे मन से ये बात तुमसे कह रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप अचानक यहाँ पर, और आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो काव्या, उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा था, मुझे उसी दिन से तुम पसंद हो। मैंने अपने घर में भी तुम्हारे लिए बात कर ली है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे घर की बहू बनोगी? लेकिन आप तो शहर के सबसे बड़े परिवार सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं तो बहुत ही गरीब और अनाथ हूँ। मैं आपके घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? और मैंने सुना है आपके घर में 150 नौकर है और आपका घर संगमरमर के महल जैसा बना हुआ है। अरे तो क्या हुआ? क्या संगमरमर के घर में रहने वाले लोग इंसान नहीं होते? देखो, मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम्हारी राजी हो तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा से मिलने चलो। हिमेश काव्या से बात कर ही रहा होता है, तभी सरपंच जी वहां आ जाते हैं और उनकी बात सुन लेते हैं। सरपंच जी काव्या से कहते हैं, अरे काव्या बेटिया, खुद भगवान तेरे दरवाजे पर आए हैं, उन्हें मना मत करना। बचपन से लेकर अब तक तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब डॉक्टर साहब तुम्हें खुद शादी के लिए कह रहे हैं और बहुत ही नेक इंसान भी है, तो ऐसे मना मत करना। पसंद तो मुझे भी बहुत है हिमेश जी आप, लेकिन मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं उनके घर की बहू बन जाऊं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या सोचने लगी काव्या? मुझे जवाब चाहिए। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे घर वालों से मिलने चलोगी? हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। सरपंच जी, क्या मेरा फैसला सही है? अरे हाँ बेटिया, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। सरपंच जी से आशीर्वाद लेकर काव्या हिमेश के साथ उसके मम्मी पापा से मिलने चली जाती है। सिंघानिया जी और करुणा जी एक रेस्टोरेंट में काव्या से मिलते हैं और उन्हें काव्या पसंद आ जाती है। करुणा जी, लड़की देखने में तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी लग रही है। हाँ, इसका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है और हिमेश ने बताया था ये नेक दिल भी है। मुझे तो लड़की पसंद है। जब आपको लड़की पसंद है, आपके बेटे को पसंद है, तो मैं भला क्या ही कह सकती हूँ। वैसे ये लड़की घर की बहू बनने लायक है। चलिए रिश्ता पक्का कर लेते हैं। हिमेश के मम्मी पापा सहमति दे देते हैं और काव्या से हिमेश की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद काव्या विदा होकर घर आती है और अपने संगमरमर के चमकदार आलीशान ससुराल को देखकर हैरान रह जाती है। वो सफेद रंग का संगमरमर का बंगला ताजमहल की तरह चमक रहा था। काव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके घर में 150 नौकर होते हैं और घर भी इतना आलीशान होता है। हे भगवान, इतना बड़ा घर और आलीशान घर। इस घर में तो घर वालों से ज्यादा नौकर चाकर हैं। मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी? कहीं मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे क्या सोच रही हो? अब तुम इस घर की रानी हो और ये सभी नौकर जाकर तुम्हारी खिदमत में हमेशा रहेंगे। चलो अब घर के अंदर गृह प्रवेश करो। काव्या हिचकिचाते हुए गृह प्रवेश करती है। एक नौकर उसके कदमों के नीचे कालीन बिछा रहे होते हैं, तो कुछ फूल बरसा रहे होते हैं, तो कुछ गर्म पानी, सूप और गर्म कॉफी लेकर खड़े होते हैं। अरे बाहर ही खड़े रहोगे? इतनी ठंड हो रही है। चलो घर के अंदर आओ, गृह प्रवेश करो। काव्या की जेठानी हिमांशी गृह प्रवेश में उनकी आरती उतारती है और उसके बाद तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। इसके तो यही हाल है, ये कभी भी नहीं सुधर सकती। पता नहीं क्यों हमेशा इतनी घमंड में रहती है। खैर तुम लोग जल्दी से घर के अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है और अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और काव्या हिमेश के साथ अपने कमरे में जाती है।
हिमेशी, आपको नहीं लगता कि ये घर से ज्यादा महल है? इतना सुंदर सफेद चमकदार घर मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ तो धूल का एक भी तिनका नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे घर में 150 नौकर आखिर क्यों रखे गए हैं? अरे मम्मी को धूल का एक तिनका भी पसंद नहीं है, इसीलिए तो वो 150 नौकर हमेशा घर की साफ सफाई में लगे रहते हैं। खैर तुम टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम आराम करते हैं। हिमेश की बात सुनकर काव्या चेंज करके आराम करने के लिए चली जाती है। अरे रसोई में इतने सारे नौकर। काकी, मुझे पहले अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाना है, तो क्या आज भी खाना बना लूं? अरे नहीं बहू रानी, तुम तो इस घर की बहू हो, काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम बाहर जाओ, हम अभी नाश्ता और खाना लेकर आते हैं। लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई है, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना। आज आप लोग खाना मुझे बनाने दीजिए। अरे नहीं बहू रानी, अगर बड़ी बहू रानी ने या मालकिन ने देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। आप बाहर जाओ, आराम से बैठो, हम अभी खाना और नाश्ता टेबल पर लगवाते हैं। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह घर में इतनी तेज आवाज में बातें कौन कर रहा है? और काव्या, तुम सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? अब वो मम्मी जी, मेरी आज ना पहली रसोई है, मैं बस सबके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाने आई थी, पर ये काका काकी मुझे बनाने नहीं दे रहे हैं। देखो काव्या बहू, तुम्हें अभी हमारे घर के नियम कायदे कानून समझना होगा। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर जाकर लगे हुए हैं। ये तुम्हारा 150 नौकरों वाला संगमरमर का ससुराल है, यहाँ तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, पहली रसोई में खाना बनाना तो बहू का ही फर्ज होता है, और मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो क्या आज खाना मैं ही बना लूं? ठीक है, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। रामू काका, नई बहू को जिस चीज की जरूरत हो उसे दे देना और इसकी मदद करना। अरे ठीक है मालकिन, जैसा आप कहो। इसके बाद काव्या नौकरों के साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाती है और खाना टेबल पर लगाने से लेकर सर्व करने में भी नौकरों की मदद करवाती है। उस दिन खाना खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पता नहीं अब इस घर में क्या क्या नौटंकियां देखनी पड़ेगी। अब क्या घर की बहू की इज्जत नौकरों के सामने भी नहीं होगी। पता नहीं मम्मी जी, आप कैसे बहू लेकर आए हो? आए हुए घर में एक दिन नहीं हुआ और नौकरों के साथ घुलने मिलने लग गई। देखो कैसे हंस हंस के नौकरों के साथ बातें करती है और उनके साथ काम में लगी रहती है। हिमांशी बेटा, तुमने आज तक कभी भी इंसानियत नहीं देखी है ना, इसलिए घर की बहू का यही फर्ज होता है। तुमने हमेशा अपने आप को नौकरों से घिरा हुआ पाया है ना। एक तरफ हिमांशु को काव्या का नौकरों के साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा होता है। 30 साल में पहली बार हमने इस घर में किसी के अंदर इंसानियत देखी है। ये बड़ी बहुरानी हिमांशी तो एक नंबर की कामचोर और आलसी है। ये तो हमें इंसान भी नहीं समझती। और छोटी बहुरानी को देखो, कितने प्यार से सलीके से बात करती है। वाकई में इस घर में इस बार मालकिन बहुत अच्छी बहू ढूंढ कर लाए हैं। काव्या का पहला दिन ससुराल में जैसे तैसे बीत जाता है और अगले दिन काव्या की मुंह दिखाई का समय आ जाता है। काव्या बहू, ये हमारे घर की परंपरा और विरासत है। इस हार पर हमारे घर की छोटी बहू का हक होता है। ये बहुत ही महंगा और खानदानी है, तो आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। इसे हमेशा संभाल कर रखना। हे भगवान, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे संभाल सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ बोल भी नहीं सकती। पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए। हाँ ले लो, अब तो इस घर में सब कुछ छोटी बहू को ही दिया जाएगा। तुम्हारे तो नसीब ही खुल गए। एक गरीब घर से सीधे 150 नौकरों वाले संगमरमर के ससुराल में एंट्री मारी है तुमने। हिमांशी बहू, ये ताना मारने का सही वक्त है क्या? कम से कम जगह और मौका तो देख लिया करो। अपने ससुर की बात सुनकर हिमांशी मुंह बनाकर चली जाती है। मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म हो जाता है और अब काव्या के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। मैं इस हार को अपनी गले से उतारूंगी नहीं, क्योंकि अगर ये खो गया या मैं इसे रख कर कहीं भूल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मुझसे ज्यादा लकी तो ये हार है, कम से कम ये हर वक्त तुम्हारे पास तो रहता है। क्या है मेशी, आप भी वैसे ही मुझे इतना डर लग रहा है। पता नहीं मम्मी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे क्यों दे दी है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम अब संभाल लोगी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। हार लेने के बाद काव्या हमेशा घबराई घबराई रहती है। वो अपने हार को कभी भी अपने गले से नहीं उतारती। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काव्या सुबह सोकर उठती है तो वो हार उसके तकिए में फंसकर अपने आप उसके गले से निकल जाता है और पलंग के एक कोने में फंस जाता है। काव्या तैयार होकर नीचे जाती है और नौकरों के साथ सभी कामों में लग जाती है। तभी दोपहर के समय, अरे काव्या, तुम्हारा हार कहाँ गया? कहीं तुमने वो हार किसी को दे तो नहीं दिया, या कहीं बेच तो नहीं आई, या फिर किसी ने चुरा तो नहीं लिया? अरे रात को तो मैं पहन के सोई थी, मैंने तो उसे उतारा भी नहीं। कहीं मैंने वो हार तो नहीं गिरा दिया? काव्या, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, बताओ वो हार अब कहाँ है? अब तक तो नौकरों ने पूरे घर की सफाई भी कर दी होगी,
लगता है मुझे इन नौकरों में से किसी ने इस हार को चुरा लिया होगा। अब तो ये हार मिलने से ना रहा। मैं तो पहले ही मना करती थी कि नौकरों के साथ इतना घुल मिलकर ना रहो। देख लो, अब नौकरों ने ही जरूर हार चुरा लिया होगा। अरे भाभी, आप सोच समझ कर तो बोला कीजिए, ऐसे किसी पर भी इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हार यहीं कहीं होगा, हमें ढूंढना चाहिए। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगा? चलो, सब नौकरों की तलाशी ली जाएगी। सब अपना सामान लेकर आओ। मम्मी जी, नौकर भी इंसान है, हमें पहले कमरे में ढूंढना चाहिए। हार वहीं कहीं होगा। करुणा जी सभी नौकरों को बुलाती हैं, सबसे हार के बारे में पूछती हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। इसी समय काव्या अपने कमरे में जाती है। हिमांशी काव्या के पीछे पीछे जाती। काव्या पूरे कमरे में नजर दौड़ाती है तो उसे अपने पलंग के कोने पर हार लटका हुआ दिख जाता है। अरे देखो, ये रहा, ये यहाँ पर फंस गया था। और भाभी, आपने पता नहीं सभी नौकरों को क्या क्या कह दिया। अरे मुझ पर क्यों बरस रही हो? वो नौकर है, हमारी नौकरी करते हैं, हम उनसे कुछ भी कह सकते हैं। हम मालिक लोग हैं, उन्हें तनख्वाह देते हैं। भाभी, हम उन्हें केवल तनख्वाह देते हैं, हमने उन्हें खरीद नहीं लिया है। आपको सभी से तमीज से बात करनी चाहिए। इसके बाद काव्या हार लाकर नीचे आती है और करुणा जी को पूरी बात बताती है। मम्मी जी, हमने अपने घर के नौकरों के साथ बहुत गलत किया है, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो अब तुम नौकरों से हमें माफी मंगवाओगी? कितनी इडियट और फूल हो तुम। मैं तो कभी भी किसी से माफी नहीं मांगूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। काव्या सभी नौकरों से माफी मांगती है, जिसे देखकर सिंघानिया जी को गर्व महसूस होता है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काव्या 150 नौकरों के साथ घुल मिल कर रहती है। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन और भी बीत जाते हैं और सिंघानिया परिवार पूरे तरीके से अपने नौकरों पर ही निर्भर रहता है। और फिर नया साल आ जाता है। नया साल है तो इस बार भी हम ग्रैंड पार्टी करने के लिए अमर होटल में जाने वाले हैं। सभी लोग रेडी हो जाना। हाँ, मैंने तो इस बार नए साल की पार्टी में पहनने के लिए शॉपिंग भी कर ली है। मैं तो अपना लेटेस्ट इवनिंग गाउन पहनूंगी, जो मैंने मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाया था। क्या हम अपना नया साल अपने वर्कर के साथ नहीं मनाएंगे? आखिर इन्होंने पूरे साल हम लोगों की सेवा की है, हमारे लिए काम किया है। हमारे घर में एक गिलास पानी तक कोई अपने आप नहीं लेता। हम लोग पूरी तरीके से नौकरों पर डिपेंड है। तो क्या हम इनका न्यू ईयर स्पेशल नहीं बनाएंगे? ये क्या, तुम फिर से बकवास लेकर बैठ गई? जब देखो तब नौकर नौकर करती रहती हो। तुम्हें ज्यादा ही दर्द आता है ना नौकरों पर। उनके काम के बदले हम इन्हें तनख्वाह देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग इन नौकरों को पार्टी में लेकर जाएं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि पूरे साल भर जिन लोगों ने हमारा ख्याल रखा, हमें उनके नए साल को स्पेशल बनाने के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। बताओ काव्या बहू, तुमने क्या सोचा है? अगर तुम्हारा सुझाव हमें पसंद आता है तो हम जरूर करेंगे। पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना नए साल वाले दिन हम लोग पार्टी के लिए जाएं, लेकिन उसी दिन मैं या फिर अगले दिन अपनी छत पर एक पार्टी का इंतजाम करें। अच्छा खाना खिलाएंगे और अच्छे से उनका नया साल मनाएंगे। लेकिन बेटा, घर पर इतनी सारी तैयारी करने के लिए तुम्हें नौकरों की मदद चाहिए होगी और तुम उसी दिन नौकरों से काम करने के लिए मना कर रही हो। आप चिंता मत करिए पापा जी, आप बस परमिशन दीजिए, बाकी की तैयारियां मैं कर लूंगी। काव्या की बात सुनकर सिंघानिया जी खुश हो जाते हैं और वो उसे नौकरों के लिए नया साल मनाने की परमिशन दे देते हैं। काव्या छत पर पूरी तैयारी करती है, बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाती है और अच्छे तरीकों से नौकरों का नया साल मनाती है। पार्टी के दौरान, अरे आज तक हमें इस घर में इंसान तक नहीं समझा गया और इस साल नई बहू ने हमें हमारी अहमियत का एहसास दिलाया। वाकई में सिंघानिया परिवार की नई बहू बहुत समझदार है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस 150 नौकरों वाले संगमरमर के ससुराल में कोई भी बहू इंसानियत वाली नहीं आ सकती। लेकिन वाकई में ये छोटी बहू रानी तो बहुत ही नेक दिल है। सभी नौकर पूरे दिल से काव्या की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर सिंघानिया जी को गर्व महसूस होता है। फिर अगले दिन सभी लोग घर से पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन नौकरों की छुट्टी दी जाती है, जिससे सभी नौकर और ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और थोड़े दिनों बाद मकर संक्रांति आने वाली है। तुम लोग पूरी तरह तैयारी कर लेना और नौकरों को बाजार से सामान लाने की लिस्ट बना कर दे देना। मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि इस बार मकर संक्रांति पर मैं खुद बाजार जाकर खरीदारी करके लाऊं। लेकिन बेटा, हमारे घर में इतने सारे नौकर हैं, तुम उन्हें सामान बता दो, वो अपने आप ले आएंगे। हमारे घर की बहुएं कभी भी बाहर नहीं जाती। लेकिन मम्मी जी, नौकरों के साथ जाने में बुराई क्या है? सभी लोग बाजार से खरीदारी करने जाते हैं। अगर ऐसा है तो मैं अपने साथ 2-3 नौकर ले जाती हूँ। करुणा जी के परमिशन से काव्या कुछ नौकरों को लेकर बाजार जाती है और साधारण महिला की तरह मकर संक्रांति की खरीदारी करने लगती है। जहां बाजार में कुछ मीडिया वाले काव्या को देख लेते हैं और मीडिया में वो सिंघानिया परिवार को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सिंघानिया परिवार के इतिहास में हुआ पहली बार ऐसा कुछ। सिंघानिया परिवार की छोटी बहू देखी गई नौकरों के साथ घूमती हुई।
सिंघानिया परिवार में ऊंची दुकान, फीके पकवान वाला माहौल है और बहू को भेजा गया नौकरों के साथ काम करने के लिए। टीवी पर ऐसी ट्रोलिंग सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। सभी लोग काव्या को दोष देने लग जाते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही नौकरों से ज्यादा घुलने मिलने का शौक था ना, और नौकरों के साथ खरीदारी करने का भी। मैंने मना किया था ना नौकरों के साथ जाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। पूरे शहर में हमारी बदनामी हो रही है। काव्या बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बताओ इन सब से कैसे बचा जाएगा? कोई जवाब है तुम्हारे पास? पापा जी, आप एक काम कीजिए, आप मीडिया को बुलाइए। मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ और अपना इंटरव्यू देना चाहती हूँ। क्या मीडिया को बुलाना न सही रहेगा? जी पिताजी, आप बुलाइए तो सही। मैं मीडिया वालों से खुद बात करूंगी। काव्या की बात सुनकर सिंघानिया जी मीडिया वालों को बुलाते हैं। मीडिया वालों के सामने काव्या, आप लोग होते कौन है हमें जज करने वाले? पहले आप ये बताइए, क्या नौकरों के साथ बाहर बाजार जाकर खरीदारी करना गलत है? क्या नौकर हमारे घर में केवल काम करने के लिए होते हैं? क्या वो इंसान नहीं होते? और कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि अगर आप अमीर हो तो आप गरीब की इज्जत ना करो, उनके साथ बातचीत ना करो, उनके साथ बाहर ना जा सको? आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए, मेरे परिवार से भी और हमारे 150 नौकरों से भी। काव्या की बात सुनकर सारे मीडिया वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और पूरे परिवार और नौकरों से माफी मांगते हैं और घर से चले जाते हैं। मीडिया वालों के जाने के बाद आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये नौकर जो हमारे घर में काम कर रहे हैं, ये भी इंसान हैं और हम किसी की बातों में आकर उनकी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। शाबाश बेटा, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। सिंघानिया जी शाबाशी देकर चले जाते हैं। उसके बाद काव्या, इस बार मकर संक्रांति पर क्यों ना हम अपने नौकरों को कपड़े और मिठाइयाँ दें? लेकिन हम दिवाली पर तो सभी को कपड़े मिठाई का इनाम देते ही है, और मकर संक्रांति वाले दिन हम नौकरों को छोड़कर बाहर गरीबों में जाकर दान करते हैं। तो इन नौकरों को इतना सर पर क्यों चढ़ाना? हाँ बेटा, हम बाहर गरीबों में जाकर दान करते हैं तो नौकरों को देने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, जो लोग हमारी दिन रात सेवा करते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? आप चिंता मत करो, जिस दिन मैं बाजार गई थी उसी दिन मैं सभी नौकरों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आई थी। हम मकर संक्रांति पर सभी को बांटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो तुम कर सकती हो। इसके बाद संक्रांति वाले दिन काव्या सभी नौकरों में कपड़े और मिठाइयां बांटती है, जिसे देखकर सिंघानिया जी खुश हो जाती हैं और काव्या को शाबाशी देती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर के समय, मुझसे तो उठकर चला भी नहीं जा रहा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 2 कदम भी चली तो मैं गिर जाऊंगी। करुणा जी की आवाज सुनकर सभी भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? बेटा, मुझसे भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। मेरे घुटनों में बहुत तेज आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दर्द की वजह से मेरी जान ही निकल जाएगी। आजकल तो पैरों का दर्द बढ़ गया माँ। मेरे भी पैरों में बहुत दर्द होता है। मुझे भी जमीन पर बैठना मुश्किल हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ये सब बिल्कुल काम न करने का नतीजा है। हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और पूरी तरीके से नौकरों पर डिपेंड रहते हैं। अगर हम अपने शरीर को नहीं चलाएंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल खराब हो जाएगा। यहाँ माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें अपना भाषण देना है। फिर से तुम नौकरों की तरफदारी करने लग गई हो। पता नहीं 150 नौकर वाले संगमरमर के ससुराल में आकर भी इसकी सोच अमीरों वाली नहीं हुई है। अभी भी इसकी सोच वैसे ही गरीबों वाली है, गंवार की गंवार जैसी है। अब तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करोगी? पहले हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। इसके बाद सिंघानिया जी पूरे परिवार के साथ करुणा जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर करुणा जी का चेकअप करते हैं। सिंघानिया जी, आपकी पत्नी के घुटनों को ग्रीस खत्म हो गई है। उनकी कटोरियां बदलनी पड़ेंगी, वरना आपकी पत्नी को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होगी और इन्हें अपाहिज की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर, अचानक से यह सब कैसे हुआ? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सिंघानिया जी, कोई भी चीज अचानक नहीं होती, कोई भी बीमारी अचानक नहीं होती। हर बीमारी के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आजकल के लोग घर में काम नहीं करना चाहते। नौकरों के होते हुए भी वो एक गिलास पानी तक खुद उठाकर नहीं पीते, जिसकी वजह से शरीर जाम हो जाता है। सुनिए, शरीर एक मशीन की तरह होता है, जिसे जितना ज्यादा चलाया जाएगा वो उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा। अगर हम अपने शरीर को नहीं चलाएंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, और यही आपकी पत्नी के साथ हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर सिंघानिया जी शर्मिंदा हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, अगर हम अपना सारा काम नौकरों के भरोसे रखेंगे और उन्हीं पर निर्भर रहेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपने 150 नौकर वाले संगमरमर के घर में हर काम नौकरों के भरोसे ही रहते हैं थे। मम्मी जी तो साफ सफाई के लिए भी नौकरों पर ही डिपेंड रहती थी। सही कह रही है काव्या, आज के बाद हमारे 150 नौकर वाले संगमरमर के घर में केवल नौकर काम नहीं करेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे। करुणा जी की बात सुनकर पूरा परिवार तालियां बजाता हुआ और सब नेहा को शाबाशी देता।